इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। आज हम लोगों ने पेपर नंबर 29 कंडक्ट किया था CDS एंड FCAT का, तो उसी पेपर को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। आज की पेपर का जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू 12 टू द पावर ऑफ z, और मुझे निकालना है z की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन में जब दो या तीन वैल्यूज़ एक साथ इक्वेटेड है तो उसको हम लोग के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर देंगे के साथ, और यहाँ से हम लोग को 3, 4 और 12 की इंडिविजुअल वैल्यू मिलेगी के टर्म्स में। तो अगर मैंने 3 की पावर एक्स को के इक्वल किया तो 3 की वैल्यू हो जाएगी के पावर में 1/x, क्योंकि पावर जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो पावर में ही रहता है लेकिन रेसिप्रोकल हो जाता है। उसी तरह से 4 की वैल्यू हो जाएगी के पावर में 1/y, और 12 की वैल्यू हो जाएगी के पावर में 1/z। ये था फर्स्ट स्टेप। अब हम लोग को ये देखना है कि 3, 4 और 12 एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो सीधी सी बात है, 12 होता है 3 × 4। तो 12 की जो वैल्यू तुमने निकाली है के टू द पावर ऑफ 1/z उसको पुट कर दो। 3 की जो तुमने वैल्यू निकाली है के पावर में 1/x उसको पुट कर दो, और 4 की जो वैल्यू निकाली है उसको पुट कर दो के की पावर में 1/y। अब राइट हैंड साइड में यू कैन सी कि तुम्हारे जो बेसेस हैं वो सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, पावर डिफरेंट है, तो पावर हो जाएंगे ऐड, और यहाँ से के और के कैंसिल। 1/z की वैल्यू आ गई 1/x प्लस 1/y। तो 1/z की वैल्यू हो गई x प्लस वाई अपॉन xy। तो अब तुम लोग को यहाँ से अगर z चाहिए तो z क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल दैट इज xy अपॉन x प्लस वाई, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने इसको गलत भी किया, कि रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस रूट में b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखो, जब तक तुम्हें वो ये ना बोले कि a और b इस केस में इक्वल है तब तक तुम ऐसा कोई एजम्पशन लेके नहीं चलोगे। यूजुअली बच्चे इसमें क्या करते हैं, रूट से इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो a माइनस बी, और दूसरे वाले का b माइनस है, दोनों को कैंसिल किया और आंसर आ गया 0। बट दिस इज नॉट एन आंसर विच इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड ऑलवेज। तो इसलिए तुम्हारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये गलत है तो सही क्या है। तो सबसे पहली चीज तो a और b अगर अनइक्वल हैं और a तुम्हारा b से बड़ा है, लेट अस सपोज कि a 2 है और b 1 है, तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट जो है, फर्स्ट वाला रूट जो है वो तुम्हें 2 - 1 का होल स्क्वायर देगा, और दूसरा वाला 1 - 2 का होल स्क्वायर होगा। तो दोनों ही केस से रूट वन आया, मतलब आंसर हो गया 1 + 1 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। और अगर तुमने a लेस देन b कर लिया, a1 और b2 लेके, तब भी तुमको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, 1 - 2 का होल स्क्वायर और 2 - 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स √1 + √1, अगेन आंसर इज 1 + 1 2। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऑलवेज 0 होगा। इट इज पॉजिटिव इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तुमको लेना पड़ेगा एज ए आंसर, क्योंकि पॉजिटिव इफ एंड ओनली इफ a इज ग्रेटर देन b, ये भी गलत है, क्योंकि a ग्रेटर देन b में भी पॉजिटिव आ रहा है, a लेस देन b में भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो वैसे ही तुम्हारा गलत हो रहा है। आई होप इट इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हें ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है x² + ax + b, इसको तुमने एक बार डिवाइड करना है x - 1 से और एक बार डिवाइड करना है x + 1 से, लेकिन दोनों ही केस में जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। आई एम यूजिंग दिस फैक्ट, तुमको बताना है कि a और b की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो सपोज करो मुझे x - 1 से डिवाइड करना है, तो x - 1 को मैं 0 के इक्वेट करूंगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, और जैसा कि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम हमें कहता है कि जो भी तुमने x की वैल्यू निकाली उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो। अब इससे तुमको कुछ एक रिमाइंडर मिलेगा, लेट इट बी r। दूसरा x + 1 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू आएगी -1, उसको भी यहाँ पुट करना है, और इस केस में तुमको मिलेगा 1 - a + b इज इक्वल्स टू सम रिमाइंडर। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये दोनों रिमाइंडर सेम है तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को ही आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, 1 से 1 गया, b से b गया, और तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम्हारा a तो 0 आने वाला है। और अगर तुम्हारा a 0 आ गया तो फिर b पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, b कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो सीधा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है उसको सही करेंगे कि a इज 0 बट b इज नॉट गोइंग टू बी 3, इट कैन बी एनी इंटीजर, तो उसका सही आंसर होगा 0 एंड एनी इंटीजर। अब अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि 5 के पावर में 2n - 3 की पावर में 2n का फैक्टर हमेशा इनमें से कौन होगा। 3 7 17 तुमको दिया तो हुआ है, बट एक नन ऑफ दिस भी है। तो ऐसा करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं, n को एक वैल्यू दे दो 1 का, तो ये बन गया 5² और ये बन गया 3²। 25 - 9 16। अब 16 3 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 17 से भी नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन ऑफ दिस।
अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है a टू द पावर ऑफ x, b टू द पावर ऑफ y और c टू द पावर ऑफ z तीनों आपस में इक्वल है, और साथ में एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है कि b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। तो b स्क्वायर को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों को इक्वेट करके a की वैल्यू को निकाल लेते हैं b के टर्म्स में, जो कि आ जाएगा b के पावर में y बाई एक्स। और फिर उसी तरह से इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं b के टर्म्स में, जो कि आ जाएगा b के पावर में y बाई जेड। अब इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया b टू द पावर ऑफ y बाई एक्स, ये हो जाएगा b टू द पावर ऑफ y बाई जेड। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b टू द पावर ऑफ, दोनों के बेसिस से मैं पावर को ऐड कर दूँ। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तुम्हारा आंसर आ गया 2 इज इक्वल्स टू y बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन तुमसे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू चाहता है, तो यहाँ से ऐसा करो y कॉमन ले लो, ताकि तुम्हारा काम जो है वो अगले स्टेप में ही हो जाए। अब तुम यहाँ से देख के बोल सकते हो कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड जो है उसकी वैल्यू आ रही है 2 बाई वाई के इक्वल, क्योंकि y नीचे जाके 2 बाई वाई बन जाएगा, दैट इज सी। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। इसमें तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस आर इक्वल्स टू 0, और p और q को वो इसका रूट्स बता रहा है। अब जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सम ऑफ द रूट्स हमेशा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, उस हिसाब से 15 के इक्वल होगा इस क्वेश्चन के लिए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज p इंटू क्यू हमेशा c बाई ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे इस केस में r हो जाएगा, क्योंकि a 1 है, b माइनस 15 और c r। अच्छा, एक इक्वेशन और है जिसमें p माइनस क्यू को 1 बताया गया है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों से पहले p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि r निकालने के लिए मुझे p और q दोनों की जरूरत है, और r डिपेंड करता है पूरा का पूरा p और q के वैल्यूज के ऊपर में। तो p प्लस क्यू 15, p माइनस क्यू 1, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो p की वैल्यू अगले स्टेप में आ गई 8। अब इसको उठा के तुम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चलो पहले वाले में ही पुट कर दो, तो 8 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 15, तो q की वैल्यू यहाँ से आ गई 7। अब p और q की वैल्यू को जब मैं यहाँ डालूंगा तो r हो जाएगा 8 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 56। तो ये दिया हुआ है हमारा बी ऑप्शन में, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। इसकी स्प्लिटिंग कर लेंगे, आई थिंक स्प्लिटिंग सबको पता होगा, 4 और 3 पे ये स्प्लिट हो जाएगा। अब पहले दो में से x कॉमन ले लो तो ये x माइनस 4, और आखिरी दो में से -3 कॉमन ले लो तो फिर से x माइनस 4। तो इन टोटल तुमको मिल गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 3 की वजह से तुमको एक पॉइंट मिलेगा 3, और x माइनस 4 की वजह से एक पॉइंट मिलेगा तुमको 4। अब ये हो गए तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स। इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में लगाना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, माइनस इन्फिनिटी से 3, 3 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। अब तुम्हें क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में कोई एक वैल्यू ले लेनी है। तो लेट अस सपोज कि मैंने वैल्यू ले ली 0। उस 0 को उठा के तुमको यहाँ पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। अब सपोज करो मैं 0 यहाँ डालता हूँ तो ये -3 होता है और ये -4 होता है। -3 इंटू -4 प्लस 12 होता है, ग्रेटर देन 0 डेफिनेटली है, तो ये रीजन मेरे काम का है। 3 से 4 के बीच में वैल्यू लेना चाहूँ तो 3.5 ले सकता हूँ, लेकिन 3.5 इसको तो पॉजिटिव बनाएगा, इसको नेगेटिव बना देगा। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 वाला रीजन नहीं है, ये गलत कर लो इसको। और 4 से इन्फिनिटी के बीच में 5 ले लो, 5 को यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सही है। तो तुमको ऑप्शन में चेक करना है उस आंसर को जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 3 वाली वैल्यू और 4 से इन्फिनिटी वाली वैल्यू कवर हो रही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। आप सबको पता होना चाहिए कि tan x 1 देता है 45 डिग्री पे, तो ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें x की वैल्यू ही मिल गई है 45 डिग्री, और क्वेश्चन चाहता है तुम उसको 2 sin x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू दो। तो 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, sin 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 है, बी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन, sin 46 इंटू कॉस 44 प्लस कॉस 46 इंटू साइन 44। करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका एक ऐसा फॉर्मूला जिसको हर किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन 11th क्लास में पढ़ा होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी। तुम चाहो तो इससे आंसर निकाल सकते हो, 46 प्लस 44 साइन 91। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक दूसरे तरीके से भी इसको करें, क्योंकि तुम्हारे पेपर में जो मैथ्स है ट्रिग्नोमेट्री 3DS में वो 10th तक का ही होता है। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है जिसके अकॉर्डिंग साइन 46 को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कॉस 44 को लिख सकते हैं साइन 46।
अब ये क्यों हुआ? बिकॉज साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस मेथड से तुमने कॉस 44 को रिप्लेस किया, 44 का कॉम्प्लीमेंट होता है 46, कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन। अब दूसरे वाले में कॉस 46 है, उसको लिख दो तुम साइन 44, या ऐसा करो कॉस 46 को रहने दो, साइन 44 के जगह में फिर से लिख दो कॉस 46। अब यहाँ पे कॉस 46 और एक और कॉस 46 आ गया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 46 डिग्री और ये बन गया कॉस स्क्वायर 46 डिग्री। अब ये तो सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर 46 प्लस कॉस स्क्वायर 46 1 होगा। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। tan 1 इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट हुआ 89, 2 के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा 88, 3 के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा 87। ऐसे करते करते सारे वैल्यूज़ का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू रह जाएगा जो कि इनके बीचों बीच लाई करता है tan 45, जिसकी खुद की वैल्यू तो 1 होती है। अब जो बाकी वैल्यूज़ बच गए उसमें tan 1 डिग्री को कुछ नहीं करेंगे, बट tan 89 को हम लोग लिख सकते हैं cot 1, फिर tan 2 को कुछ नहीं करेंगे लेकिन tan 88 को लिख सकते हैं cot 2, फिर tan 3 डिग्री को कुछ नहीं करेंगे लेकिन tan 87 को लिख सकते हैं cot 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट वैल्यू 1 थी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ tan 89 cot 1, tan 88 cot 2 और tan 87 cot 3 क्यों हुआ? क्योंकि tan और cot भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। That means tan 90 minus theta is cot theta and cot 90 minus theta is tan theta. That means tan 89 cot के उस वैल्यू के साथ इक्वल होगा जो 89 को 90 बनाता है, तो वो cot 1 है, और tan 88 cot 2 हो गया, tan 87 cot 3 हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। दैट मीन्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो उस हिसाब से ये सारी वैल्यूज़ ही 1 हो गई, और 1 को अगर तुम 1 1 1 करके मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये पेपर काफ़ी जल्दी हमारा सॉल्व हो गया बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी इजी इन दिस पर्टिकुलर पेपर। फिर भी एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्लास में पूछ सकते हो। नेक्स्ट पेपर में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।